हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 13 अप्रैल और आज की वीडियो में हम 13 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की एक PDF ई बुक है लास्ट 6 मंथ की, जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको 2023 से जनवरी और फरवरी मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये सारी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। ये जो PDF ई बुक है ये यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी जीके के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। अगला है, हाल ही में किसने असम में 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया है? तो गज उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला है, जगन्नाथ महतो का निधन हो गया, ये किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे? ये जो है झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो याद होगा आपको भारत को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किसको दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सी राधाकृष्ण राव को। ठीक है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है इसे जो है गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अगला है, और ध्यान रखेंगे 2023 का है ये। हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर के कितनी हो गई है? तो भारत में जो है बाघों की आबादी हो गई है 3167 और ये आंकड़े 2022 तक के हैं। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोरोक्षा ट्रस्ट ऐप को लॉन्च किया है, ये किससे संबंधित है? तो ये जो एप्लीकेशन है ये संबंधित है किससे? महिला सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया? तो किस राज्य ने? अभी राजस्थान ने जो है महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे, इसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, IPL इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं डेविड वार्नर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर, नाम ध्यान रखेंगे डेविड वार्नर का। तो ये जो है गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अब विराट कोहली और शिखर धवन के बाद 6000 से अधिक रन बनाने वाले ये तीसरे बल्लेबाज बने हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर ये पूछा जाए सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं तो डेविड वार्नर बन गए हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ये किस स्थान पे आते हैं तो तीसरे बल्लेबाज ये बने, क्योंकि इनसे पहले विराट कोहली और शिखर धवन भी 6000 रन से अधिक जो है वो रन बना चुके हैं, तो ये तीसरे बने हैं। उन्होंने IPL 2015, 2017 और 2019 में 3 मौक़ों पर ऑरेंज कैप जो है हासिल की है। किसने? डेविड वार्नर ने। अब दोस्तों ये जो डेविड वार्नर हैं जिन्होंने सबसे तेज 6000 रन बनाए हैं, तो कितनी इनिंग्स जो है इन्होंने लगाई हैं, कितनी पारियों में इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है? तो इन्होंने जो है 6000 रन बनाने के लिए डेविड वार्नर का यहाँ पे याद रखेंगे कितना, 165। ठीक है, ध्यान रखेंगे 165 इनिंग में इन्होंने जो है 6000 से अधिक रन बना लिए। वहीं इनसे पहले जो विराट कोहली थे और जो शिखर धवन थे इन्होंने कितना टाइम लिया है, कितनी पारियों में इन्होंने इतने रन बनाए हैं? तो विराट कोहली की अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने 188 इनिंग में, ठीक है ध्यान रखेंगे विराट कोहली का यहाँ पे, तो विराट कोहली ने 188 और जो शिखर धवन है इन्होंने कितनी ली है? तो इन्होंने ली है 199।
तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। तो सबसे तेज जो बन गए हैं वो हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने 165 इनिंग्स में 6000 से अधिक रन बनाए हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की वुड कार्विंग को जीआई टैग दिया गया? तो ये जो है लद्दाख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं, वुड कार्विंग है, यानी लकड़ी की जो नक्काशी होती है वो यहाँ पे इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये लद्दाख की है और फेमस है काफ़ी ज़्यादा। इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तम लद्दाख लकड़ी की नक्काशी, ठीक है, वुड कार्विंग, जिसे लद्दाख सिंह स्कोस के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऑप्शन में आपको कहीं ये दिख जाए तो याद रखेंगे कि लद्दाख के सिंह स्कोस को जो है जीआई टैग दिया गया, या लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को, या वुड कार्विंग। तो इसको जो है सिंह स्कोस के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी इसे जो है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई पंजीकरण के इतिहास में ये पहली बार है जबकि जम्बू क्षेत्र के हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया। यानी अगर क्षेत्र की बात करें तो जम्बू क्षेत्र का है ये पूरा, और ये पहली बार है जब किसी हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया, क्योंकि जीआई टैग जो है वो अलग अलग उत्पादों को दिया जाता है। इसके अलावा जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, किसी फल को लेकर के जीआई टैग दिया जाता है, कभी किसी खाद्यान्न को लेकर के जीआई टैग दिया जाता है, लेकिन ये जम्बू क्षेत्र का पहला ऐसा है हस्तशिल्प जिसको जीआई टैग दिया गया, यानी ये मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। इन उत्पादों की जीआई टैगिंग की प्रक्रिया राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास यानी नाबार्ड द्वारा दिसंबर 2020 में हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग के परामर्श और समर्थन से शुरू की गई थी। तो 2020 से इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा चुकी थी जीआई टैग दिलाने के लिए, और अभी जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो सिंह स्कोस है, जो लकड़ी की नक्काशी है, ये कहाँ से संबंधित है जिसको जीआई टैग दिया गया? तो ये लद्दाख की है। इसको आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन आपको याद होगा अभी कि जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था? तो आपको याद होगा, तो बसोहली पेंटिंग जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है उसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला, वो कहाँ से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। और अभी लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ से संबंधित है? ये है लद्दाख से संबंधित। एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे जीआई टैग से रिलेटेड कि अभी जो है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जो है क्या दिया गया था? यूरोपीय भौगोलिक संकेत दिया गया। तो इसको भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। ठीक, तीनों अलग हैं। लद्दाख से लकड़ी की नक्काशी है, जम्मू कश्मीर से बसोहली पेंटिंग है, और हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा चाय है जिसको यूरोपीय भौगोलिक संकेत दिया गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं हर्षल पटेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज हर्षल पटेल आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। हर्षल पटेल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के मार्क वुड का विकेट लेते ही ये उपलब्धि हासिल की है। हर्षल ने अपने 100 विकेट आईपीएल की 79वीं पारी में पूरे किए, यानी 100 जो विकेट है इन्होंने कितनी पारियों में पूरे किए? तो 79 पारियों में इन्होंने जो है अपनी 100 विकेट पूरे किए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम पे था? तो भुवनेश्वर कुमार के नाम पे ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 81वीं पारी में अपने 100 विकेट पूरे किए थे। तो सबसे तेज की अगर हम बात करें तो ये हो गए हैं हर्षल पटेल, जिन्होंने आईपीएल में कितनी पारियों में? 79 पारियों में 100 विकेट लिए हैं। तो नाम ध्यान रखेंगे इनके कि आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन हो गए हैं? तो ये हो गए हैं हर्षल पटेल। अगला है, टाइम मैगजीन की सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में पहले स्थान पर कौन रहे? तो ये रहे हैं शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सुपरस्टार जो शाहरुख खान है, ये जो है 7 अप्रैल 2023 को जो जारी हुई है वार्षिक टाइम 100 सूची के लिए टाइम मैगजीन के पूल में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी टाइम मैगजीन ने जो है 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है 2023 के लिए। तो यहाँ पे जो है शाहरुख खान टॉप पे रहे हैं, पहले स्थान पे शाहरुख खान रहे हैं। सर्वेक्षण में पत्रिका के पाठक उन व्यक्तियों के लिए मतदान करते हैं जिनके बारे में वे मानते हैं कि वे टाइम की सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में स्थान पाने के योग्य हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे प्रिंस हैरी हो गए, ठीक है, अभिनेता ये हैं, लियोनल मेसी हो गए, मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हो गए, तो ये सभी जो है शाहरुख खान से पीछे रहे हैं, और जो टॉप पे रहे हैं वो हैं शाहरुख खान।
तो नाम ध्यान रखेंगे, टाइम मैगजीन की जो सूची अभी जारी की गई है 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की, उसमें शीर्ष पे कौन रहा, तो ये रहे हैं शाहरुख खान। अगला है, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में जो ट्रांसजेंडर समुदाय है इसे मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, इसको जो है मध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी लिस्ट से जोड़ दिया है। अब उन्हें इसके तहत आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, यानी जो ट्रांसजेंडर समुदाय हैं इनको जो है कैटेगरी में इन्होंने किया है और ओबीसी में इनको जोड़ा गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए ये फैसला लिया है, इससे ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य सरकार की भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस राज्य सरकार ने, तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है जो ट्रांसजेंडर समुदाय है इसको ओबीसी लिस्ट से जोड़ दिया है। अगला है, हाल ही में किसने बाघों की प्रजातियों को बचाने हेतु इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया? तो अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया है। दोस्तों 7 बड़ी बिल्लियों की जो प्रजाति है, 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए 9 अप्रैल 2023 को पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसमें जो 7 प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाघ हो गया, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। तो ये जो 7 प्रमुख बड़ी प्रजातियां हैं बिल्लियों की, इनको जो है संरक्षण के लिए इस अलायंस की शुरुआत की गई है। गठबंधन के तहत जो सदस्य देश हैं वो अपने अनुभव साझा करेंगे और अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर जोर देंगे। तो ये जो है ध्यान रखेंगे कि जो जंगली जानवर हैं 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के, ठीक है, जैसे बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, ये सभी बिल्लियों की प्रजाति के ही हैं, ठीक है, बड़े जानवर हैं। तो इनके संरक्षण के लिए जो है ये अलायंस की शुरुआत की गई है। इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि जो सारे देश हैं वो जो है इनके संरक्षण के लिए अपने अनुभव साझा करेंगे, उपाय बताएंगे। तो ये सारा जो काम है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की जो शुरुआत है वो की किसने है, तो ये की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निराश्रित बच्चों को आश्रय, शिक्षा और 4,000 रुपये मासिक भत्ता देने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो ये विधेयक पारित किया गया है किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अभी एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। अब ये जो विधेयक है वो किस तरह का विधेयक है, ठीक है, तो इसका लाभ किसे मिलेगा, तो जो निराश्रित बच्चे हैं और जो अनाथ बच्चे हैं उनको जो है इसका लाभ मिलेगा। जो निराश्रित और अनाथ बच्चे हैं उनको आश्रय दिया जाएगा, शिक्षा और 4,000 रुपये मासिक भत्ता पॉकेट मनी के रूप में उनको दी जाएगी। विधेयक को हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय यानी राज्य के बच्चों की देखभाल, संरक्षण और आत्मनिर्भरता विधेयक 2023 कहा जाता है। अगर ये कहीं से आपको आ जाए कि सुखाश्रय विधेयक 2023 जो है किसने पारित किया, तब भी ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश। यह निराश्रित बच्चों और अनाथों को राज्य के बच्चे के रूप में परिभाषित करता है, यानी जो बच्चे निराश्रित हैं, जो अनाथ हैं, उनको राज्य के बच्चे माना है इस सरकार ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, हिमाचल प्रदेश में ऐसा विधेयक पारित किया गया है। इसमें 4,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा और उनको आश्रय और शिक्षा। अगला है, ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये बन गई हैं किम कॉटन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो न्यूजीलैंड की किम कॉटन है, ठीक है, नाम इनका ध्यान रखेंगे, जो न्यूजीलैंड की किम कॉटन है, ये जो है 5 अप्रैल 2023 को न्यूजीलैंड के डुनेडिन में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड के दूसरे मैच के दौरान पूर्ण सदस्य पुरुषों के T20 में पहली महिला ऑन फील्ड एम्पायर बनी। यानी जो क्रिकेट था वो था पुरुषों का, मेंस क्रिकेट था, ठीक है, मेंस का क्रिकेट था, और उसमें जो अंपायर बनी है वो एक महिला बनी है। तो ऐसा पहली बार है जब पुरुषों की जो T20 क्रिकेट है उसमें कोई महिला एम्पायर बनी है। तो इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, किम कॉटन। उन्होंने पहले 2018 के बाद से 24 महिला ODI के अलावा 54 महिला T20 इंटरनेशनल में एम्पायरिंग की है। उन्होंने पहली बार 2020 में हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड T20 श्रृंखला के दौरान टीवी अंपायर के रूप में पुरुषों के खेल में अपनी उपस्थिति
दर्ज कराई है। तो पहले इन्होंने जो है टीवी एम्पायर के रूप में पुरुषों खेल में उपस्थिति दर्ज की है, लेकिन अभी आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि T20 इंटरनेशनल में जो है पहली महिला ऑन फील्ड एम्पायर कौन बनी है पुरुषों की T20 में, तो नाम ध्यान रखेंगे आप न्यूजीलैंड की किम कॉटन का। अगला है, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो ये जो है किसको मिला है, आम आदमी पार्टी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों की सूची में संशोधन किया है और एक नई लिस्ट जारी की है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि कई सारी जो पार्टियां हैं उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है और कुछ पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अभी जैसे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इनके नेतृत्व की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो इसको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। इसके अलावा जो शरद पवार की नेतृत्व वाली है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस से नेशनल पार्टी, तो ये जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो गई और इसके अलावा जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो गई शरद पवार की और जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में, तो इन पार्टियों से नेशनल पार्टी का दर्जा छीना गया है। ठीक है, ये भी हो सकता है इसमें कि 10 दर्जा छीन लिया जाए। साथ ही डी राजा की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो जो है किसी भी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे सकती है जो उसके पास योग्यता होगी उसके आधार पे, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना भी जा सकता है। तो ये दोनों बातें यहाँ पे संभव है। तो देख सकते हैं आप कि कौन कौन सी पार्टी है जिससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है। तो 3 पार्टी हैं, यहाँ पे नाम ध्यान रखेंगे आप इसका कि जो शरद पवार की नेतृत्व वाली है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और जो ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और डी राजा की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनसे जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया। और जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी दिया गया है वो किसको दिया गया, तो आम आदमी पार्टी को दिया गया। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया, तो कहाँ पे लॉन्च किया, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के एक सीमावर्ती गांव किबिथू में, ठीक है, किबिथू गांव में जो है इन्होंने क्या किया, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम यानी VVP लॉन्च किया है। केंद्र द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो ये जो प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, इसका उद्देश्य ये है कि जो भारत चीन सीमा है उस पर गांवों का व्यापक विकास किया जाए। सरकार ने इसके लिए जो है 4,800 करोड़ रुपए को भी मंजूरी दी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए 2,500 रुपये आवंटित किए गए हैं। यानी भारत चीन सीमा पर जो गांव स्थित हैं उनका व्यापक विकास करना इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। ठीक, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। और जैसे विकास से संबंधित क्या हो गया कि सड़क संपर्क देना, ये चीज़ हो गई विशेष रूप से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल सरकार की 9 सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं और ITBP के लिए भी 120 करोड़ रुपए की 14 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, ध्यान रखेंगे वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम ये किससे संबंधित है और किसने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो ध्यान रखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लॉन्च किया और ये जो प्रोग्राम है वो भारत चीन सीमा पर गाँव के विकास से संबंधित है। तो दोस्तों, ये थे 13 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि ACI के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल हो गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट था, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग कोशिश किया करो कि क्वेश्चन का आंसर करें। तो ये है आज का क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बना दिया है। तो यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है और कोशिश करेंगे कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।